हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर खत्म किए हुए हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो 5 चैप्टर देखें ताकि आप भी उस टाइमलाइन को फॉलो कर सकें जिस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के टाइमलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं। हमने 5th चैप्टर में बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि किस तरीके से वैदिक रिलीजियन के रिजिड स्ट्रक्चर और वर्ना सिस्टम की वजह से इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग जो था वो एंशिएंट वर्ल्ड में हो रहा था। हमने देखा कि किस तरीके से गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे पर्सनालिटीज आ रहे थे। तो हमने पिछले चैप्टर में बुद्धिज्म से रिलेटेड उसके टेनेंट्स और बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग्स थे उसके बारे में बात किया। आज के हमारे चैप्टर में हम जैनिज्म के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इस एंशिएंट रिलीजन के टेनेंट्स क्या है, इसके प्रोपाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर और इसके रिवाइवर कौन थे। तो आइए आज के इस चैप्टर में जानते हैं जैनिज्म और उससे रिलेटेड सभी बातों को। आइए शुरू करते हैं। तो आइए जैनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड जैनिज्म। तो उसकी फिलॉसफी क्या है? देखिए, इट इज अ वे टू लिबरेशन एंड पाथ टू स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड एनलाइटमेंट थ्रू डिसिप्लिन्ड नॉन वायलेंस टू ऑल लिविंग क्रीचर्स। हमने जब बुद्धिज्म की बात की थी तो हमने मध्यम मार्ग की बात की थी, यानी कि 2 एक्सट्रीम्स को अवॉइड करके एक मिडिल पाथ को जो है चूज किया जाता है। लेकिन जैनिज्म जो है वो एक्सट्रीम एंड्स को चूज करता है, यानी कि एक्सट्रीम नॉन वायलेंस जो है वो प्रोफेस करता है। यानी कि इसमें इसकी फिलॉसफी ये तो है कि लिबरेशन आपको पाना है, आपको मोक्ष या फिर आपको जो है साल्वेशन पानी है, लेकिन उस साल्वेशन को पाने के लिए आपको एक एक्सट्रीम पाथ का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। यानी कि एक्सट्रीम नॉन वायलेंस जो है वो एक डिसिप्लिन्ड तरीके से वो देता है जैनिज्म। सभी लिविंग क्रीचर्स को जो है वो जीने का हक है। हमें हक नहीं है कि हम किसी और लिविंग क्रीचर को मारें या फिर उसे दर्द दें। तो इस तरीके की एक नॉन वायलेंट फिलॉसफी जो है वो जैनिज्म में बेस्ड है और इसी के ऊपर जैनिज्म जो है चलता है। Jains traced their spiritual ideas and history through a succession of 24 leaders or तीर्थंकरस, with the first being ऋषभनाथा। तो हम में से कई लोगों में एक मिसनॉमर है या फिर गलत अंडरस्टैंडिंग है कि वर्धमान महावीरा जो हैं वो फाउंडर हैं जैनिज्म के। जी बिल्कुल नहीं। जैनिज्म जो है अपना लीनियज ट्रेस करता है 24 तीर्थंकरस, यानी कि उनके 24 जो है वो धर्मगुरु हैं। 24 धर्मगुरुओं में से महावीर, वर्धमान महावीर जो हैं वो सबसे आखिरी थे। जस्ट लाइक जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद को मुस्लिम्स जो है वो सबसे आखिरी प्रॉफिट मानते हैं, यानी कि मुस्लिम्स जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद को इस्लाम का फाउंडर नहीं, इस्लाम का रिवाइवर मानते हैं। तो इसी तरीके से जैनिज्म भी जो है महावीर जो थे वो रिवाइवर थे, वो फाउंडर नहीं थे। हम इसके बारे में आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए 24 तीर्थंकरास हैं या फिर 24 रिलीजियस लीडर्स हैं जिनके लीनियज को जैन्स जो है वो ट्रेस करते हैं। और सबसे पहले थे ऋषभनाथा, जिन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। The 23rd Tirthankara Parshvanatha in 900 BCE and the 24th Tirthankara the Mahavira was around 500 BCE। यानी कि तकरीबन 400-500 साल का जो है वो फर्क है 23rd तीर्थंकरा परश्वनाथा और महावीरा द 24th तीर्थंकरा के बीच। Jainism came into prominence in 6th century BC when Lord Mahavira propagated the religion। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जैनिज्म जो था वो एग्जिस्टेंट था, तो महावीरा जो थे वो रिवाइव करने वाले थे। वो बुद्धिज्म के यानी कि गौतम बुद्धा के कंटेम्पररी थे। तो 6th century BCE में जो है हमने देखा कि किस तरीके से इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हो रहा था। तो इसी टाइम फ्रेम में गौतम बुद्धा और वर्धमान महावीरा जो थे अपने कॉन्सेप्ट्स दे रहे थे दुनिया को। तो वर्धमान महावीरा जो थे वो जैनिज्म के रिवाइवर थे। रीबर्थ ऑफ जैनिज्म। तो जिस तरीके से अभी हमने देखा कि जैनिज्म को जो है वो 24 धर्मगुरुओं से लीनियज में ट्रेस किया जाता है और आखिरी जो थे वो वर्धमान महावीरा थे जिन्होंने जैनिज्म को एक नया रीबर्थ दिया। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी वजह थी कि जैनिज्म को फिर से रीबर्थ होना पड़ा। रिजिड एंड ऑर्थोडॉक्स प्रोसीजर्स ऑफ वैदिक रिलीजियन, जो कि हमने देखा कि 5th और 6th सेंचुरी BCE में जो था वो लेटर वैदिक एज ज़्यादातर चल रहा था। वर्ना सिस्टम जो था वो बहुत रिजिड हो चुका था और ब्राह्मण्स का भी डोमिनेंस हद से ज़्यादा हो रहा था। लोग जो थे वो स्पिरिचुअल राह को छोड़ वो सैक्रिफाइसेस और यज्ञ जैसे ज़्यादातर एक फिजिकल एट्रीब्यूट्स पर वो इंपॉर्टेंस देते थे। तो इस रिजिड ऑर्थोडॉक्स और वैदिक रिलीजियन से हटकर जो थे वो इंटेलेक्चुअल्स आगे बढ़ना चाहते थे। तो यही वन ऑफ द मोस्ट मेन इंपॉर्टेंट रीजन था बुद्धिज्म और जैनिज्म के बर्थ का।
सोल डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, हमने देखा कि वर्णा में 4 वर्णास तो थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन इन सभी को डोमिनेट करने वाले ब्राह्मण्स थे। तो ब्राह्मण्स की डोमिनेशन इन क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रस को पसंद नहीं होती थी। अगर हम थोड़ी बहुत माइन्यूट डिटेलिंग की बात करें तो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध भी जो थे वो क्षत्रिय क्लैन से थे। हमने देखा कि किस तरीके से सक्य मुनि कहा जाता था गौतम बुद्ध को, क्योंकि वो सक्या क्लैन से थे, वो भी एक रूलिंग क्लास से थे। और वर्धमान महावीर जो थे वो भी एक रॉयल फैमिली से आते हैं। हम आगे के स्लाइड में इसके बारे में बात करेंगे। तो वो दोनों भी क्षत्रिय क्लैन से थे, तो इसलिए उन्हें ब्राह्मण की डोमिनेशन पसंद नहीं थी। वर्ना सिस्टम, बिल्कुल इंसानों को 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, एक सोशल हायरार्की बनाना, ये भी जो था वो सही नहीं था। स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ड्यू टू यूज ऑफ आयरन टूल्स, हमने देखा कि 800 BCE में आयरन फाउंड आउट किया गया था, डिस्कवर किया गया था। तो इससे जो था वो इंसान उस जमाने का वो सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ को पसंद कर रहा था। तो ज्यादातर जो था एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी भी बढ़ रही थी। तो ये कहना सही होगा कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे रिलीजियंस जो थे वो ज्यादातर ट्रेडर्स को पसंद आते थे, और खासकर जैनिज्म तो ट्रेडर्स को बहुत पसंद आता था। राइज ऑफ क्षत्रिय अगेंस्ट ब्राह्मण्स, अभी हमने इसके बारे में बात की, हम आगे के स्लाइड में भी इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे एक बात तो क्लैरिफाई थी कि विद इन वर्ना सिस्टम ये 4 वर्णास में से एक वर्णा के खिलाफ जो था वो डोमिनेंस का चार्ज लगाया जाता था बाकी के 3 वर्णा से। सो दीज वर फ्यू ऑफ द रीजन व्हाई जैनिज्म टुक अ रीबर्थ। वर्धमान महावीर, आइए सबसे इंपॉर्टेंट जो रीबर्थ देने वाले थे जैनिज्म को, वर्धमान महावीर, उनके बारे में बात करते हैं। ही वॉज द 24th तीर्थंकरा, ये सबसे आखिरी तीर्थंकरा थे। बॉर्न इन 540 BC इन विलेज कॉल्ड कुंदनग्रामा नियर वैशाली, जो कि आज के बिहार में है। ही बिलोंग टू ज्ञात्रिका क्लैन मगधा किंगडम, देखिए रॉयल फैमिली के थे, एक क्षत्रिय भी थे। तो इस तरीके से हमने पिछले स्लाइड में बात किया कि एक ब्राह्मण डोमिनेंस के लिए जो है वो आवाज उठाई जा रही थी। तो ये जो थे वो एक ज्ञात्रिका क्लैन जिसे कहते हैं, मगधा किंगडम का जो एक हिस्सा था, ये उसके पार्ट थे। दरअसल ये एक रॉयल फैमिली के मेंबर थे। एट द एज ऑफ 30 years ही रिनाउंस्ड हिज होम एंड बिकेम एन एसेटिक, यानी कि 30 साल की उम्र में जो थे इन्होंने संन्यास लिया। इनकी शादी भी हो चुकी थी, इनके बच्चे भी थे। तो आफ्टर द एज ऑफ 30 years जो है इन्होंने अपने होम को जो है घर को छोड़ दिया और एक सन्यासी की जिंदगी इन्होंने प्रैक्टिस कर ली। He practiced austerity for 12 years and attained the highest spiritual knowledge called Kaivalya, that is conquered misery and happiness at the age of 42 years. तो लगभग 12 साल के सन्यासी के जीवन जीने के बाद एट द एज ऑफ 40 ईयर जो है उन्हें एनलाइटमेंट होता है, वो मिजरी और हैप्पीनेस पर जो है कॉन्कर कर देते हैं। He passed away at the age of 72 in 468 BC at पावापुरी इन बिहार। तो पावापुरी में जो है ही passed away, वो भी जो है आज के बिहार में है। 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, तो आइए जानते हैं कि जैनिज्म के वो 5 डॉक्ट्रिन कौन से हैं। हमने बुद्धिज्म में भी देखा था, अष्टांग मार्ग देखा था, हमने 4 नोबल ट्रूथ्स देखा था। तो इसी तरीके से जैनिज्म में भी जो है वो 5 डॉक्ट्रिन्स दिए जाते हैं। सबसे पहला अहिंसा, नॉन इंजुरी टू लिविंग बीइंग, यानी कि एक इंसान या फिर एक जीव किसी दूसरे जीव को हानि नहीं पहुंचा सकता। सत्य यानी कि सच्चाई, ट्रूथ, डू नॉट स्पीक अ लाई, आप झूठ बात नहीं कर सकते। आस्थेय, डू नॉट स्टील, यानी कि आप चोरी भी नहीं कर सकते। अपरिग्रह, डू नॉट अक्वायर प्रॉपर्टी, यानी कि आप जो है किसी भी तरीके का वेल्थ और प्रॉपर्टी जो है वो अक्वायर नहीं कर सकते। ये 4 जो है ये 23 तीर्थंकरास जो है वो दिए गए थे। यानी कि जब हमने पार्श्वनाथा की बात की थी, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये पार्श्वनाथा की आइडल है। तो 23rd तीर्थंकरा जो थे पार्श्वनाथा, इन्होंने ये 4 दिए हुए थे, ये 4 डॉक्ट्रिन्स दिए हुए थे। या फिर ये कहें तो सही होगा कि पहले से लेकर 23rd तीर्थंकरा तक ये 4 डॉक्ट्रिन्स जो थे वो जैनिज्म में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन ये 5वां डॉक्ट्रिन जो था वो वर्धमान महावीरा ने ऐड किया हुआ था, जो ब्रह्मचर्य है, यानी कि ऑब्जर्व कंटिनेंस, यानी कि आप जो है दुनिया को छोड़ दें, एक सन्यासी की जीवन जो है वो अपना ले, ब्रह्मचर्य बन जाए, शादी बच्चे वगैरह ये संसार में ना पड़े। तो ये थे 5 डॉक्ट्रिन्स जैनिज्म के। टेनेट्स ऑफ जैनिज्म, तो आइए इस जैनिज्म रिलीजन के चंद टेनेट्स के बारे में बात करते हैं। जैनिज्म बिलीव्स इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल एंड द थियरी ऑफ कर्मा, यानी कि रीबर्थ का एक कॉन्सेप्ट है। उनमें मानना है कि एक प्राणी या एक जीवी जो है वो 7 बार पैदा होता है, यानी कि 7 जन्म उसके होते हैं, वो एक साइकिल में होता है। तो इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस साइकिल आपको जो है मोक्ष पाना बहुत जरूरी है।
और जो है वो दीक्षा का एक कॉन्सेप्ट देते हैं जहां पर आप सन्यासी या साधु बनते हैं। जिस तरीके से हमने पिछले 5 डॉक्ट्रिन्स में से आखिरी वाला बात किया ब्रह्मचर्य, तो इस तरीके से जो है साधुस और साध्वीज बनते हैं जिससे कि आप इन 7 जन्म के साइकिल को तोड़ सकते हैं और मोक्ष पा सकते हैं। तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल इसमें मिलता है और थियोरी ऑफ कर्मा यानी कि आपके कर्म जो हैं आपके अगले और पिछले जिंदगी को इफेक्ट करने वाले हैं, इस तरीके का कॉन्सेप्ट जैनिज्म में देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू महावीरा, अ पर्सन इज born in higher or lower varna as the consequences of the sins or the virtues in previous birth। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पर जानना है वो ये है कि आउटराइटली वर्ना सिस्टम को जैनिज्म जो है वो फेंक नहीं देता या फिर दूर नहीं कर देता। जिस तरीके से बुद्धिज्म में हमने देखा कि वर्ना सिस्टम को आउटराइटली कंडेम किया गया, जैनिज्म में जो है आउटराइटली वर्ना सिस्टम को कंडेम नहीं किया जाता, क्योंकि महावीरा जो थे वो ये बिलीव करते थे कि इस बर्थ में जो आपको दुख या फिर सुख मिल रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ योर कर्मा इन योर प्रीवियस बर्थ। इस वन ऑफ द मेन रीजंस, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात की जाती है और थियरी ऑफ कर्मा जो है आपको मिलता है। इसलिए जैनिज्म रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट प्लेस्ड देम लोअर देन जिना महावीरा। देखिए दरअसल जिना जो वर्ड है वो कॉन्करर या फिर विक्ट्री जिसे कहते हैं, तो महावीरा को जो है वो जिना भी कहा जाता है। तो ज़्यादातर जैन्स जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव तो करते हैं, लेकिन महावीरा को जो है वो उनसे ऊपर रखते हैं। दरअसल गॉड का कॉन्सेप्ट जो है वो जैनिज्म में इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जैसा कि हमें दूसरे मोनोथेइस्टिक या पॉलीथेइस्टिक रिलीजियंस में मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि जैनिज्म के एक टेनेंट्स में से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे अनेकांतवाद कहते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जैनिज्म का ये बिलीफ है कि वो जो अल्टीमेट ट्रूथ है जिस पर यूनिवर्स चलता है या फिर जो दुनिया की सच्चाई है, रियलिटी है, वो कॉम्प्लेक्स है, सिंगुलर नहीं है। उसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से वो खुद को एग्जिबिट करता है, जिसे अनेकांतवादा भी कहते हैं। सैद्वादा, एम्फोसिस ऑन मेथड्स ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, यानी कि जिंदगी में हर वो चीज़ जो हम करते हैं उसे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखना, उसे एम्फोसिस करना, इस तरीके से एग्जामिन इस तरीके से करना कि उसके अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। तो ये थे चंद इंपॉर्टेंट टेनेट्स जैनिज्म के। 3 ज्वेल्स और त्रिरत्ना, आइए इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानते हैं। Jainism believes and mainly aims at attainment of liberation for which no ritual is required। Another important concept जो आपको याद रखना ये है कि रिचुअल्स पर जो है इंपॉर्टेंस या फिर एम्फोसिस नहीं दिया जाता। हमने पिछले स्लाइड में देखा कि वर्ना सिस्टम को आउटराइटली जो है वो कंडेम नहीं किया गया, लेकिन रिचुअल सिस्टम को जो है आउटराइटली कंडेम किया जाता है, क्योंकि अगर आपको लिबरेशन या मोक्ष पाना है, आपको इनर सेल्फ अटेनमेंट या फिर सेल्फ अवेकनिंग करना पड़ेगा। रिचुअल या सैक्रिफाइस से कुछ नहीं होने वाला। तो ये अटेनमेंट या फिर ये स्पिरिचुअल अटेनमेंट या फिर लिबरेशन किस तरीके से किया जाता है? तो इट कैन बी अटेन्ड टू 3 प्रिंसिपल्स, यानी कि 3 प्रिंसिपल्स दिए गए थे जिसे त्रिरत्न कहा जाता है। हमने जिस तरीके से अष्टांग मार्ग की बात की बुद्धिज्म में, तो जैनिज्म में त्रिरत्न आपको मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो त्रिरत्न क्या है। सबसे पहला है राइट फेथ, यानी कि सम्यक दर्शन जिसे हम कहते हैं, आपको सही फेथ रखना पड़ेगा। दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी कि राइट नॉलेज, आपको सही नॉलेज रखना पड़ेगा। और तीसरा है सम्यक चरित्र, यानी कि राइट एक्शन, सही एक्शन आपको करने पड़ेंगे। तो इन तीनों प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके एक जीव या फिर एक प्राणी जो है वो लिबरेशन या फिर मोक्ष जो है अटेन कर सकता है। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, तो आइए देखते हैं कि जैनिज्म किस तरीके से स्प्रेड हुआ। जैनिज्म एडमिटेड बोथ मेन एंड वुमेन इन इट्स ऑर्डर, तो बहुत ही लिबरल था जैनिज्म, तो बोथ मेन और वुमेन को जो है वो अपने संघ में एक्सेप्ट कर रहा था। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन क्योंकि जैनिज्म को इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था ऑन पार विद बुद्धिज्म। हालांकि बुद्धिज्म जो था वो बहुत ही वास्टली और रैपिडली स्प्रेड हुआ था, बट स्टिल जैनिज्म भी जो था वो पीछे नहीं था। फेमाइन इन मगधा लेड टू द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन साउथ इंडिया। हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरीके से भद्रबाहु जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साउथ में आ जाते हैं, क्योंकि फेमाइन था वहां पर। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजन के 12 साल जो थे वो साउथ में कई जैन मॉन्क्स थे। तो साउथ में खासकर आज के कर्नाटक के एरिया में जैनिज्म जो था वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रेड हुआ है। The great Mauryan king Chandragupta Maurya during his last years became a Jain ascetic and applied the concept of Sallekhana to himself।
इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सल्लेखन के बारे में बताना चाहूँगा। हमने पिछले स्लाइड्स में दीक्षा के बारे में बात किया, जहाँ पर जैन मॉन्क्स जो है साध्वीस और साधुस बनते हैं, यानी कि वो दुनिया को छोड़ एक मॉन्क की जिंदगी इस्तेमाल करते हैं, जिसे दीक्षा कहा जाता है। सल्लेखन जो है वो आखिरी स्टेजेस में किया जाता है, जिसे एक एक्सेप्टेड डेथ भी कहा जाता है, या फिर इसे एक रिचुअल टुवर्ड्स डेथ कहा जाता है, जहां पर एक मॉन्क जो साध्वी हो या साधु हो वो खुद को जो है हंगर से मारते हैं, यानी कि वो सबसे पहले सॉलिड फूड लेना बंद करते हैं, इसके बाद लिक्विड लेना बंद करते हैं और इसके बाद टोटल खाना जो है वो बंद कर देते हैं, पानी वगैरह भी वो नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं जो है इसके वजह से टोटल फूड जो है वो बंद होने की वजह से, इनटेक बंद होने की वजह से ऑटोमेटिकली बॉडी डिग्रेड होती है और मर जाते हैं। तो इसे सल्लेखन कहा जाता है, जो कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जैनिज्म का। तो किंग चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने भद्रबाहु जो थे उस वक्त बहुत बड़े जैन मॉन्क थे, तो उन्हें अकम्पनी किया गया था श्रावण बेलागोला में, जो आज के कर्नाटक में है। तो वहां पर उन्होंने सल्लेखन परफॉर्म किया था। इस पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ग्रैब करना है, वो सबसे पहले ये है कि जैनिज्म को कहीं ना कहीं रॉयल पैट्रोनेज मिला हुआ था, क्योंकि मगध के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य। अशोका के बाद, दरअसल अशोका जो थे वो इनके पोते थे। तो चंद्रगुप्त जैसे इंपॉर्टेंट रूलर का जैनिज्म को एक्सेप्ट करना, इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म. Jainism did not very clearly mark itself out from Vedic religion, hence it spread where Brahmanical order was weak. हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि आउटराइटली वर्ण सिस्टम को इन्होंने कंडेम नहीं किया। तो इस तरीके से जहां पर ब्राह्मणिकल ऑर्डर वीक था, जैनिज्म ने अपना मार्क वहां पर छोड़ा, यानी कि अटस्ट्रेट जो है वो इमीडिएटली वैदिक रिलीजन से अलग दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था। जहां जहां वैदिक रिलीजन कमजोर था, जैनिज्म वहां पर पहुंच रहा था। First Jain council was held at Pataliputra in 3rd century BC and was presided by Stulabhadra. तो पाटलिपुत्र में जो था वो पहला जैन काउंसिल रखा गया था। हमने देखा कि बुद्धिज्म के 4 काउंसिल्स रखे गए थे, तो इसी तरीके से जैन के जो थे वो 2 काउंसिल्स रखे गए थे। पहला जो था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि आज के बिहार के पटना के एरिया का है। सेकेंड जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट वल्लभी इन 512 AD एंड वॉज प्रिसाइडेड बाई देवराधिक्ष्मस रमणा। तो ये जो थे वो वल्लभी के सेकंड काउंसिल में उन्होंने प्रिसाइड किया हुआ था। सेक्ट्स इन जैनिज्म, तो आइए जैनिज्म में जो सेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो 2 मेजर सेक्ट्स हैं जैनिज्म में। पहला जो है वो दिगंबर है, दूसरा जो है वो श्वेतांबर है। The division occurred mainly due to famine in Magadha, which compelled a group led by Bhadrabahu to move south. हमने देखा पिछले स्लाइड में कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु जी जो कि उस वक्त के बहुत बड़े जैन मॉन्क थे, उनके साथ श्रावण बेलागोला कर्नाटक आते हैं और 12 साल जो है जैन मॉन्क साउथ इंडिया में ही ज्यादातर रहते हैं। तो इस वजह से एक छोटा सा रिफ्ट आता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। The group left in north started wearing clothes and group in south followed strict rules. हमने टेनेंट्स में देखा 5 जो जैनिज्म के टेनेंट्स थे, हमने उसमें देखा कि किस तरीके से एक सीवियर ऑस्टेरिटी दी जाती है। तो कपड़े पहनने से भी मना किया गया था जैन्स को। तो वो ग्रुप जो नॉर्थ में रह गया था, उन्होंने कहीं ना कहीं एक छोटा सा चेंज ला लिया था और वो कपड़े पहनना उन्होंने शुरू किए हुए थे। लेकिन जो साउथ में आ गए थे भद्रबाहु के साथ, उन्होंने स्ट्रिक्टनेस इसी तरीके से मेंटेन किया हुआ था। तो जो नॉर्थ में बच गए थे वो स्थूलभद्र, जो कि पहले काउंसिल में जिन्होंने प्रिसाइड किया हुआ था, पहले जैन काउंसिल में, उनके फॉलोअर्स थे जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहनना शुरू किया हुआ था। और जो साउथ में भद्रबाहु के सपोर्टर्स थे वो दिगंबर बन गए और जो नॉर्थ में थे वो श्वेतांबर बन गए। दिगंबर जो भद्रबाहु के फॉलोअर्स थे ज्यादातर कंप्लीट न्यूडिटी जो है वो सपोर्ट करते थे, यानी कि कपड़ा पहनने की कोई जरूरत नहीं है। फॉलो ऑल 5 वॉव्स, यानी कि वो जो 5 वव्स दिए गए हैं, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 को भी फॉलो करते हैं। और दिगंबर ये बिलीव करते हैं कि वुमेन जो है वो लिबरेशन अटेन नहीं कर सकते। श्वेतांबर जिन्होंने स्थूलभद्र को फॉलो किया, जो कि नॉर्थ में रह गए, वो व्हाइट क्लोथ जो है वो पहनते हैं। दे फॉलो ओनली 4 वॉव्स एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य, यानी कि शादी जो है करना उनके इसमें अलाउ किया गया है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बिटवीन दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। बिलीव वुमेन कैन अचीव लिबरेशन, तो थोड़ा बहुत लिबरलाइज्ड कॉन्सेप्ट भी है श्वेतांबर्स का, क्योंकि उन्हें लगता है कि औरतों को जो है वो औरत जो है वो लिबरेशन पा सकती है, मोक्ष पा सकती है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म टू इंडिया, तो आइए आखिर में जानते हैं कि हिंदुस्तान को जो है जैनिज्म ने क्या कंट्रीब्यूट किया। आर्किटेक्चर, बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन कल्चर फ्रॉम जैनिज्म इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर।
क्योंकि रॉयल पैट्रोनेज इस रिलीजन को मिलता था। कई साधुस मॉन्क्स जो थे उनके लिए रहने के लिए कई अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो थे वो चैत्यास या विहारास बनाए जाते थे। तो आर्किटेक्चर जो था वो बहुत ही अच्छा फ्लरिश हो रहा था। एग्जाम्पल जो था वो गोमतेश्वरा बाहुबली का स्टैच्यू जो कि श्रावण बेलागोला कर्नाटक में है। आपने टीवी में भी देखा होगा कि 12 साल में एक बार जो है वो पाल अभिषेक किया जाता है। एक बड़ी सी भद्रबाहु की मूर्ति है जहाँ पर एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो गोमतेश्वरा की जो मूर्ति जिसे हम कहते हैं वो कर्नाटक में है। तो इस तरीके से आर्किटेक्चर को भी बहुत बढ़ावा दिया गया। लिटरेचर बिल्कुल प्राकृत एंड कन्नड़ा लैंग्वेज चेरिश्ड वेयर अगम सूत्रास सेक्रेड बुक्स ऑफ जैन रिलीजन वर कंपाइल्ड। तो साउथ में आने की वजह से कन्नड़ा पर और नॉर्थ में रहने की वजह से प्राकृत लैंग्वेज में जो है लिटरेचर बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया था। अगम सूत्रास जो कि सेक्रेड बुक्स हैं जैनिज्म के, जो डील करते हैं जैन फिलॉसफी से, जैन कोड ऑफ कंडक्ट और जैन मॉरल से, तो वो भी लिखे गए थे। द जैन थियरी ऑफ अनेकांतवादा जिसके बारे में हमने पिछले स्लाइड्स में बात किया, तो ये मॉडर्न इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल कॉन्सेप्ट अगर हम कह सकें, क्योंकि ये सपोर्ट करता है एब्सेंस ऑफ फेनेटिसिज्म। यानी कि फेनेटिज्म के जो है वो ये किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता, यानी कि यही रास्ता है या फिर वही मार्ग है, ये नहीं, प्लूरलिटी को जो है वो सपोर्ट करता है। पीसफुल एग्जिस्टेंस, टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स हमें इससे मिलते हैं। और अदर्स फ्रीडम यानी कि दूसरे की फ्रीडम के बारे में ज़्यादातर सोच दी गई है इस अनेकांतवाद को लेकर। अहिंसा, नो डाउट बुद्धिज्म और जैनिज्म का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया को लेकर अगर कुछ है तो वो नॉन वायलेंस अहिंसा है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पर एक कौ है और एक लायन है, और यहाँ पर एक शेर का बच्चा यानी कि लायन का बच्चा जो है वो कौ के स्तन से दूध पी रहा है और कौ का बच्चा जो है वो लायन के स्तन से दूध पी रहा है। तो इस तरीके का नॉन वायलेंस जो है वो जैनिज्म में देखने को मिलता है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी जैनिज्म के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।